तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, प्राइम व्यस्त होंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए जैक बोर्ड एग्जाम 2024 से होने वाला है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। और मैंने लिखा अब आएगा 80 में 80 मार्क्स, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोग को मैं बता दूं, जो सफलता बैच में जुड़े हैं उनको तो ऑलरेडी पता है। और सफलता बैच क्या है वो आप लोग को यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं, सफलता बैच में आप लोग आकांक्षा 40 की तैयारी करवाया जाता है। तो जो सफलता बैच में जुड़े हुए उनको तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि ये जो क्वेश्चन बनाया हूं मैं आप लोग का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर, ये दोनों का एनालिसिस करके जो ये क्वेश्चन में बनाया हुआ अभी दिखाऊंगा आप लोग किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आप लोग को जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये मैं 5 मार्क्स वाला का बात किया जा रहा है, तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारा आप लोग को यहीं से देखने को मिल सकता है। आप लोग कल एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद देख लेना है। तो आप लोग को एक बार क्या करना है, इसको 2x या 1.5x स्पीड में आप देख सकते हो सकता है आप बहुत कोई न्यू भी होंगे इस आपका जो इस चैनल में। तो आप लोग क्या कीजिए, यदि आपको टाइम की कमी है तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1.5x स्पीड या 2x स्पीड में आप आराम से देख सकते हैं। और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो मुझे थोड़ा समय कम मिल रहा था, इसलिए फिर भी मैंने आप लोग के लिए बनाने की कोशिश किया और बना के ले आया हूँ। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। तो हमारा देखिए, मैंने जो है आप लोगों को सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एनालिसिस किया है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ सॉल्व भी करके आया हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ठीक है, तो देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात दिए। तो ये आपको शायद मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी जैक बोर्ड से एग्जाम दिया था और मेरा मैथ्स में 100 में 100 था। क्यों 100 में 100 ले पाया था? क्योंकि मैंने पूरा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल पेपर का एनालिसिस करके मैंने खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मैंने तो बहुत एनसीईआरटी को पूरा ये कर लिया था। रटा नहीं था, मैथ को एक्चुअल में रटा नहीं जाता है। मैथ को पूरी तरीके से मैंने सॉल्व किया था, इतना बार सॉल्व किया था कि अपने आप जो है आंसर बहुत सारे क्वेश्चन का याद हो गया था। तो आई होप आप लोग में सभी बहुत को ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी को बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे, है कि नहीं? लेकिन जो सॉल्व नहीं भी किए होंगे उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड में सबसे पहले यही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को देखिए, किन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। जो आपका 6 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स वाला का बात कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है और आपको 20 मार्क्स मिलता है। और टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, आउट ऑफ आपका 6 क्वेश्चन में आप लोग को 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो क्या कीजिएगा इसमें, आप लोग 4 क्वेश्चन कौन कौन सा उठा लेना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा लीजिएगा, क्योंकि इससे आप इजीली बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लीजिए। एक छिन्नक का आपको आयतन या पृष्ठ क्षेत्रफल छिन्नक वाला क्वेश्चन उठा लीजिए। एक प्रूव करने वाला उठा लीजिए। एंड एक आप ये माध्यक या बहुलक वाला क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद देख लीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, उसके बेसिस पर ही आप जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए, और वहाँ एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा कि आप लोग कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उठाना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले इस तरह से मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, मैंने किस तरह बोर्ड में लिखा था उसी तरह आप लोग को भी लिख के इस तरह दिखाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसे लिखना है। इस द्विघात समीकरण में देखिए 2x², यहाँ से पहले ए क्या होगा वो तो पता करना होगा। x² का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको ए बोलते हैं, x² के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं। इस तरह आपको लिखना है b = -7, c = 3। ठीक है, अब विविक्त कर निकालने बोल रहा है। विविक्त कर यानी डी को जो हम लोग विविक्त कर कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, एंड डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। b² यानी कि b के जगह क्या होगा, -7 का स्क्वायर -4ac। इसको सॉल्व कीजिए तो डी का वैल्यू हमारा जो है 25 आया। तो यहाँ से देखिए, और ये जो मैथ का साइन है ना, ये साइन आप लोग को लिखना है। मैं बहुत सारा तरीका आपको बताऊंगा ताकि मैथ्स में आपका फुल में फुल मार्क्स आए। तो ये जो है साइन आपको देना होगा। इसका मतलब होता है चूंकि, मतलब सीन्स हो गया इसका मतलब। तो आपको चूंकि नहीं लिखना है बल्कि ये साइन का यूज करना है। चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, d मतलब 0 से बड़ा है, या b² - 4ac, d का ही जगह में b² - 4ac होता है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। इसलिए की जगह आपको इस तरह साइन यूज करना है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ये तो आप लोग पता है, डी यदि आपका डी यदि ग्रेटर देन 0 है तो वो आपको वास्तविक मूल होता है और असमान होता है। डी यदि इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको क्या होता है, वास्तविक होता है और समान मूल होता है। और डी लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, अवास्तविक मूल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें रूट भी आपको निकालना, मूल भी निकालना। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को सबको आई होप याद होगा। x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, और b² - 4ac हमारा d होता है। तो यहाँ पर d लिख दिया मैंने। अब बाकी यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, b के जगह -7। देखिए इस तरह आपको लिखना है, माइनस ऑफ ब्रैकेट दे के -7 लिखना। ठीक है, प्लस माइनस
और डी की जगह 25 लिखना है। बस इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 2 रूट निकलेगा, एक x इक्वल टू 3 एंड 1/2। यहाँ बोले ना वास्तविक मूल होगा और दोनों असमान, मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। देखिए एक 3 है, एक 1/2 है, तो फिर इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो है 3m-2 होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का आप लोग आएगा, तो 5 मार्क्स अब मुझे लगता है कि आप आसानी से बना सकते हैं। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग देखिए इतना स्टेप जो है आपको फॉलो करना है। और देखिए ये इस तरह का भी साइन को आपको देखना है, या इसको मतलब होता है, देखिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद इस तरह साइन देना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। या इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है या होता है, ये जो साइन है इसका मतलब या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह देखिए मैंने साइन दिया हुआ, तो प्रॉपर इस तरह से आपको लिखना होगा, तभी आप लोग जो है फुल में फुल मार्क्स दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको द्विघात समीकरण का 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका भी आप लोग व्युत्क्रम ज्ञात करना, डी का वैल्यू ज्ञात करना, और मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से लिख दिया, a इक्वल टू 3, यहाँ पर देख सकते हैं b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू हमारा 4 है। विविधकर का फॉर्मूला आपको पता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने वैल्यू पुट किया और d का वैल्यू हमारा जो है 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। उसके बाद क्या किया है, d का वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखे, चूंकि d इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मैंने बताया कि d यदि 0 है तो दोनों मूल जो है वास्तविक होगा और एक समान होगा, मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है। आप लोग को आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। मैंने देखिए लिख के इसलिए लाया हूं ना, ताकि आपका समय बच सके, है कि नहीं, आपका समय बच सके। यदि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लाता फिर लिखता तो आप लोगों को समय ज़्यादा चला जाता, इसलिए मैंने लिख कर लाया है, और इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके, आप लोग जो समय का यूटिलाइज कर सके। फिर से मैंने द्विघाती सूत्र लगाया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड हमारा रूट जो निकला, देखिए डी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो डी हमारा निकला 2√3/3। तो इसलिए सॉरी एक्स निकला, जो हमारा मूल है वो 2√3/3। तो एक ही मूल निकला, दूसरा मूल कहाँ, दूसरा मूल भी यही होगा, क्योंकि मैंने लिखा है ना वास्तविक एवं समान होंगे। इसलिए देखिए दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल, देखिए इसलिए मैंने नीचे लिख दिया दोनों मूल 2√3/3 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो कि पहले करवाया, या ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर ये क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में आप लोग के लिए लाया हूँ, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा 16 फरवरी वाले में, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ, हो सकता नहीं भी देखने को मिले, लेकिन यदि नहीं भी देखने को मिले तो आप इस तरह से तरीका मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, तरीका यूज कीजिए, आप लोग आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस करके ही आप लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। बहुत मुझे टाइम भी लगा एनालिसिस करने में, आप लोगों को पीवाईक्यू एनालिसिस किया, मॉडल पेपर एनालिसिस किया, उसके बाद में आपको क्वेश्चन बनाया, उसके बाद में खुद लिखा इसको, किस तरह से मैंने बोर्ड एग्जाम में लिखा था उसी टाइप में आप लोग का लिख के दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये फायदा करेगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, होमवर्क में ट्राई कीजिए इसको, बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाला में मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, उसमें से भी मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका जो है कंफर्म देखने को मिलेगा 5 मार्क्स वाले में, ठीक है। और उसके इसलिए मैंने जो है तीनों क्वेश्चन का आप लोग का सॉल्व करके भी दिखाया, किस तरह आपको सॉल्व करना है। बहुत कोई पूछ रहे थे ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कैसे करना है, इसलिए मैंने सारा कुछ देखिए इस तरह ब्लू ही लिखा है और यहाँ पर ब्लैक लिखा है। तो आप लोग जहां जहां ब्लैक दिख रहा है वो ब्लैक पेन का यूज करना है, जहां जहां मैंने ब्लू लिखा है वहां ब्लू पेन का यूज करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। मतलब ये हमारा हो गया पाइथागोरस का विलोम हो गया, इसको बोला जाता है पाइथागोरस का विलोम। और पाइथागोरस का विलोम में याद रखिएगा 2 ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ देखिए क्या इस तरह से ही आपको लिखना है, ब्लैक पेन में लिखना दिया है एंड उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या दिया वो लिखिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। देखिए एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहले यहाँ 90 डिग्री शो नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पहले 90 डिग्री शो नहीं करना है। चलिए ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए 90 डिग्री दिख रहा है। तो क्या दिया हुआ कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हमको सिद्ध क्या करना है कि भुजा ए सी का सम्मुख कोण, ये जो भुजा ए सी का सम्मुख कोण एंगल बी, कोण एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाता है पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार खींचे कि, देखिए क्या किस तरह खींचे कि जो हमारा पी क्यू हो वो ए बी के इक्वल हो। देखिए पी क्यू को ए बी के इक्वल बनाया और एक सिंगल डंडा से देखिए इक्वल दिखाया है कि नहीं। तो इस तरह से आपको दिखाना है
क्यू आर जो है वो बीसी के इक्वल है। देखिए इसको डबल डंडा से दिखाया, क्यू आर और बीसी को इक्वल दिखाया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया रचना में, एंगल पी क्यू आर को 90 डिग्री लिया है। देखिए ऊपर में आपको एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री दिख रहा होगा, ये एंगल पी क्यू आर हमारा, ये एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री बनाया है। अब परमान आपको फिर उसके बाद नीचे लिखना परमान, परमान क्या लिखना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वही मैंने लिखा, देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, एंड पी आर स्क्वायर इक्वल टू, मैंने यहाँ पर रचना में क्या लिखा है कि पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है, तो पी क्यू की जगह मैंने ए बी पुट कर दिया और क्यू आर की जगह मैंने बी सी पुट कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से है, ये रचना से है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। देखिए यहाँ 1 लिखे हैं। परंतु ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये क्या है, दिया है, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि देखिए जो राइट हैंड साइड है वो तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दोनों का एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, दोनों का स्क्वायर इक्वल होगा, दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर, ये समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो इसी टाइप में आपको लिखना है बेसिकली, इसलिए मैं सीध करने वाला आप लोग को बोल रहा हूँ कि सीध करने वाला जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग करता है ना। जैसे इस तरह आप लिखेंगे तो 5 में 5 मार्क्स जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, अब त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू जो कि हम लोग रचना से लिखे थे, बी सी इक्वल टू क्यू आर रचना से, एंड यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लिए ए सी इक्वल टू पी आर समीकरण 3 से, इसको समीकरण 3 मान लेना है, ये जो है इसको समीकरण 3 मान लेना, ठीक है। ये समीकरण 3 है, तो ये समीकरण 3 से हमारा क्या आ गया, ए सी इक्वल टू पी आर। अब देखिए इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया एस 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 प्रॉपर्टी से। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, एंगल बी बराबर होता है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ले लिए बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्यू तो हमारा 90 डिग्री था रचना से, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री रचना से, इसलिए एंगल बी भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी जो और एंगल क्यू है दोनों इक्वल है, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है, एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, इसी टाइप में आप लोग को लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में एक बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इसी टाइप में आपको लिखना है। मैं बता दे रहा हूँ 5 में 5 मार्क्स जरूर देगा, चाहे कोई भी टीचर चेक करे, आपको 5 मार्क्स मिलना फिक्स है। तो इस तरह से आप लिखिएगा अच्छी तरीके से। अब चलिए, ये हो गया पाइथागोरस का विलोम अभी जो करवाया, अब आ गया पाइथागोरस। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें एक त्रिभुज ड्रॉ करना है एबीसी, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर देखिए फिर से उस तरह मैंने लिखा है, दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सीध क्या करना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए मैंने जानबूझ के आपको ब्लू पेन का यूज एंड ब्लैक पेन का यूज किया ताकि आप लोग भी इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपको लिखना है। सीध क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें सीध करना है। रचना क्या किया, देखिए बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी खींचा, देखिए एक बी डी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है, मतलब ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये जो हमारा है ना ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम रचना क्या किए कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब एक बी डी खींचे जो एसी पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परमान में देखिए क्या लिखना है, ट्रायंगल ए डी बी, तो ट्रायंगल ए डी बी ये वाला ट्रायंगल को फोकस करना है, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने देखिए शेडेड किया वो वाला ट्रायंगल को फोकस करना है, ट्रायंगल ए डी बी एवं ट्रायंगल ए बी सी। अब पूरे बड़े वाला त्रिभुज को फिर हमें फोकस करना है। उसमें क्या है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो कि 90 डिग्री है इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए ये वाला दोनों के लिए क्या उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया ए प्रॉपर्टी से, है कि नहीं। इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि इसलिए इसलिए ट्रायंगल ए डी बी समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के, ए समरूपता से। उसके बाद समरूप त्रिभुज जानते ही है कि जो आपका साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है, तो ए डी बाई ए बी इक्वल टू लिख दे ए बी बाई ए सी। यहाँ से हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। फिर से हम लोग दूसरा त्रिभुज लिए बी डी सी और ए बी सी। अब ये वाला ट्रायंगल लिए बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लिए, नीचे वाला ट्रायंगल जो बचा हुआ था छोटा वाला, ठीक है। और पूरे ट्रायंगल को लिए, ये दोनों को भी हम लोग समरूप दिखा दिए। देखिए यहाँ पर मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, पुनः ट्रायंगल ए बी डी सी एवं ए बी सी में बी डी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल सी जो है वो उभयनिष्ठ है।
तो ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया ए समरूपता से। एंड समरूप त्रिभुजों का क्या होता है, रेशियो, साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो डी सी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी, यहाँ से बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर कह दिए। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना। दोनों इक्वेशन ऐड किए तो क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, यहाँ से ए सी मैंने कॉमन ले लिया, ये जो आर एच एस दिख रहा है यहाँ से मैंने जो है ए सी कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया ए डी प्लस डी सी। एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको इसका मतलब या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए डी प्लस डी सी क्या होगा, ए डी प्लस डी सी आपका ए सी होगा। कैसे ए सी होगा, यहाँ पर देखिए ए डी प्लस डी सी, ये पूरा क्या हो गया, ए सी हो गया। ए डी प्लस डी सी ये हमारा क्या हो गया, ए सी हो गया। तो मैंने ए डी प्लस डी सी की जगह ए सी लिख दिया, तो ए सी इंटू ए सी हो गया। तो ये क्या हो गया, अब देखिए ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को। और ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यही दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए आप लोग को, या तो पाइथागोरस का विलोम या पाइथागोरस। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि इस बार आपको पाइथागोरस प्रमेय दे दिया जाएगा प्रूव करने के लिए, जो कि अभी करवाया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, पाइथागोरस वाला। मुझे लग रहा है जहां तक कि यही क्वेश्चन आपका जो है देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, वो दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लाया सिद्ध करने वाला, 4 में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो दोनों इंपॉर्टेंट था, वो दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाइथागोरस था। तो इसमें देखिए सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग खुद देख सकते हैं, है कि नहीं। यदि एक्सप्लेन करता रहूं तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मैं चाहता हूं कि कम टाइम में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाए, और आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दो त्रिभुज आपको लेना है ए बी सी और पी क्यू आर, इसको दोनों को क्या करना है, ये दिखाना है कि त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए जो दिया है वो मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर इस प्रकार है कि दोनों समरूप है। बोला गया ना दोनों समरूप त्रिभुज है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए दो समरूप त्रिभुज, मतलब लिख दिया दो समरूप त्रिभुज है, तो ये दोनों को क्या कर दिया मैंने, समरूप दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है। सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो किसके इक्वल दिखाना है, साइड के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, साइड के स्क्वायर के अनुपात के इक्वल। तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर, ये आपको दिखाना है। रचना किए कि क्या किया कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी और पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फिगर में ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी खींचा और पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर खींचा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा ये प्रमाण में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ गुना बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हमारा बी सी है, हाइट क्या है ए एम है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, क्यू आर इंटू पी एन, दोनों को डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये दोनों को आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दिए। तो हमारा क्या निकल गया, बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एन। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब क्या है, ट्रायंगल ए बी एम छोटा वाला ट्रायंगल, देखिए ए बी एम ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसको आपको गौर करना है। ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को आपको फोकस करना है। मेट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्यों है, क्योंकि ये आपको समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है, इसलिए एंगल बराबर होगा। और एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिख रहा है रचना से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन भी क्या होगा, समरूप होगा, समरूप त्रिभुज होगा, समरूपता ए समरूपता से। एंड समरूप त्रिभुज का रेशियो जो है वो बराबर होता है, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया ए एम बाई, इसलिए ए एम बाई पी एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप दिया हुआ है, ठीक है। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, इसलिए इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। और यहाँ से क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो गया ए बी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन, ये इक्वेशन 1 और 3 से लिया। इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे है, ऊपर में था, देखिए बी सी इंटू, ये था ना बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन, तो वही मैंने लिखा, देखिए बी सी की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर देखिए बी सी बाई क्यू आर की जगह, ये जो बी सी बाई क्यू आर है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी बाई क्यू आर की जगह ए बी
और मतलब BC देखिए, ये देखिए आपको BC/QR इक्वल टू AB/PQ है ना। मतलब क्या समझ रहे, BC और AB हमारा इक्वल होना चाहिए और PQ और QR इक्वल होना चाहिए। इस तरह से इक्वल तो नहीं बोल सकते, एक कांस्टेंट के साथ होना चाहिए, लेकिन रेशियो तो इक्वल होना चाहिए ना। ये दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा AB/QR इंटू AM/PN। AM/PN देखिए यहाँ पर था AM/PN और BC/QR, तो BC/QR की जगह मैं लिख सकता हूँ ना, BC/QR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB/QR है कि नहीं, AB/QR भी लिख सकता हूँ। एक्चुअल में यहाँ PQ होना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ PQ होना चाहिए, AB/PQ होना चाहिए, AB/PQ, क्योंकि BC/QR की जगह मैंने लिखा है AB/PQ, तो यहाँ पर सुधार लेना है, ये हमारा PQ होना चाहिए, यहाँ पर PQ, ठीक है, PQ इंटू AM/PN। अब देखिए AM/PM को भी मैंने क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए AM/PM को AB/PQ लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप में AB/PQ लिखा। अब ये टोटल क्या हो गया, AB² ये समीकरण 2 से हम लोग लिखे हैं AM/PN की जगह। इस प्रकार समीकरण 3 का प्रयोग करके हमें प्राप्त होता है, देखिए ये प्राप्त हो गया क्या है, इसका रेशियो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका रेशियो हमारा ज्ञात हो गया AB/PQ का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार समीकरण 3 का उपयोग करके हमें प्राप्त होता है, इस तरह आपको लिख लेना, ये प्रूफ हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सिद्ध करने वाला, प्रूव करने वाला, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पाइथागोरस हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तीसरा इंपॉर्टेंट आपका समरूप त्रिभुज वाला हो गया। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप लोगों को, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख सकें। यहाँ QR की जगह PQ आपको लिख लेना है, ठीक है। वैसे नीचे लिखा ही है, सॉरी, नीचे मैंने लिखा ही है यहाँ पर BC/QR इंटू AM/PN, खैर कोई बात नहीं। ये समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं इस तरह से, समीकरण 1 एंड 3 से, सॉरी समीकरण 1 और 3 से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन आप लोग की जो होमवर्क है ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में थेल्स पर में है। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए। दो जो मैंने 3 क्वेश्चन बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन लाया जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से आप लोग का जो है मॉडल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाया हो। अब चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के चलते हैं। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो बनाना चाहिए, क्योंकि इससे इजी तो आप हो ही नहीं सकता कोई चैप्टर प्रायिकता को छोड़कर। चलिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल को यदि आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक थीटा लिया, एक तो एक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, समझ रहे ना। पूरक कोण क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा बताइए 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, आप 60 डिग्री लीजिएगा, क्योंकि दोनों एंगल को जोड़िए तो आपको 90 डिग्री होना चाहिए। यदि मैं 45 डिग्री का पूरक कोण कहूंगा तो क्या होगा, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कीजिएगा तो हमारा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यदि मैं बोलूंगा कि बताइए 15 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे 75 डिग्री, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिए तो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं, यही पूरक कोण होता है। तो एक मैंने थीटा लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा पूरक कोण, तो वही है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा, तो ये जो एच लिया है यही मीनार की ऊंचाई है। तो मैंने इस तरह से आपको ट्रेंगल ड्रॉ करना है। आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में एक ट्रेंगल जरूर ड्रॉ करना है, अदरवाइज आप लोग का नंबर कट सकता है, इसलिए मैंने ड्रॉ किया, आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मीटर, और जो जो दिया वो मैंने लिख दिया। ए बी सी में एच हमारा क्या मीनार की ऊंचाई है 4 मीटर। देखिए एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो 4 मीटर वाला देखिए BC का दूरी 4 ले लिया, यहाँ पर मैंने एंगल थीटा ले लिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, जो कि 9 मीटर की दूरी पर पॉइंट डी है ना। एक 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो आपका पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और पूर्वक कोण दोनों है। सीध हमें क्या करना है, इस तरह से लिखना है, सीध करना है ए बी इक्वल टू 6 मीटर, और हल यहाँ पर क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है AB है, तो AB बाई BC हो गया, और AB को हम लोग H माने हैं और BC का वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ है, तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया H/4। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या किया, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, अब ABD ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मैंने जो है ले लिया, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसमें क्या किया कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, इसमें देखिए ये वाला एंगल को कंसीडर किया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा H/9 हो जाएगा,
तो ए बी बाई बी डी, और ए बी बाई बी डी मतलब एच बाई 9 हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई 9। कॉट थीटा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या किया, समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ी, ये दोनों समीकरण को हम लोग गुना कर दिए। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया एच, ये दोनों को गुना करना है एलएचएस में भी एंड आरएचएस में भी। और कॉट थीटा आप जानते हैं 1/10 थीटा होता है, तो टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा लिख दिया, और ये एच स्क्वायर बाई 36 हो गया। तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा ये कैंसिल हो गया, तो एच स्क्वायर हमारा 36 आया। तो अंडर रूट ले लीजिए, तो एच हमारा 6 आ जाएगा। यही प्रूव करना था, एच इक्वल टू अंडर रूट 36 इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ, स्टेप में आपको कमी नहीं करना, हर एक स्टेप को लिखना है। और आप लोग के लिए मैंने इस तरह से डिजाइन करके, इस तरह से आप लोग सॉल्व करके लाया हूँ, ताकि आप लोग ये देख सकें किस तरह मैंने स्टेप को फॉलो किया, हर एक स्टेप को लिखा। यहाँ एच स्क्वायर इक्वल 36 आया, तो पहले अंडर रूट डाला, उसके बाद 6 मीटर लिया। हो सकता है आप लोग डायरेक्ट 6 लिख देंगे। तो स्टेप, हर एक स्टेप को फॉलो करना आप लोग को। अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर, जो कि मैंने एच माना था ना, मीनार की ऊंचाई देखिए एच मीटर माना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए, अब ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने ए पार्ट ले लिया एंड बी पार्ट ले लिया। इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ए में देखिए क्या कहा जा रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ, जो पेडेस्टल के शिखर पर लगा है, मतलब एक पेडेस्टल होगा उसके शिखर पर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति के जो शिखर है उसके वहां से यदि आप देखेंगे तो 60 डिग्री उन्नयन कोण होगा। मतलब जमीन से देखिएगा तो उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री बनेगा। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आप लोग देखिए इस तरह हाइट एंड डिस्टेंस वाला यदि आप डायग्राम सही से ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका आराम से बन जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन में दिया हूँ उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन मैच करेगा, यहाँ से जरूर मैच करेगा, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा मूर्ति हो गया 1.6 मीटर का, जो एडी है वो 1.6 मीटर का वो मूर्ति हो गया। ये ए बी जो है पेडेस्टल हो गया। यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण कहाँ दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मैंने 60 डिग्री बनाया है, और जो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाया है। तो बस इतना ही त्रिभुज आपको ड्रॉ करना, नाम दे देना है ए बी सी डी, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो मैंने देखिए मान लिया ए बी इक्वल टू एच मीटर और पेडेस्टल की ऊंचाई है। ए बी क्या है, एच मीटर है, जो कि पेडेस्टल की ऊंचाई है, यही हमें ज्ञात करना है, हाइट ऑफ पेडेस्टल ही निकालना है। और मूर्ति की ऊंचाई ए डी इक्वल टू 1.6 मीटर, ये हमारा मूर्ति की ऊंचाई है। आपको इस तरह से लिखना होगा। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ट्रायंगल डीसीबी, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मैंने उसी तरह लिखा है। बस आपको इस तरह से फॉलो करना है। एवं पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ट्रायंगल एसीबी इक्वल टू 45, एंगल एसीबी इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए सभी समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 45, ये वाला ट्रायंगल को फोकस करना है। ये मैं शेडेड एरिया से दिखा दे रहा हूँ, ये छोटा वाला ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल को आपको फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं, ए बी बाई बी सी है कि नहीं। तो मैंने लिख दिया tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। एंड tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ए बी का वैल्यू हमारा हमने माना है एच, तो एच बाई बी सी हो गया, यहाँ से बी सी इक्वल टू एच हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में क्या किया, tan 60 लगाए। यहाँ पर देखिए tan 60 क्या हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए tan 60 हो जाएगा 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाई बी सी, है कि नहीं, वही हो जाएगा। तो मैंने लिखा बी डी, पूरा बी डी, जो बी डी होगा, बी डी को ही तो लिख सकते हो 1.6 प्लस एच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो लिख देंगे डिवाइडेड बाई बी सी। तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होता है, और बी डी का वैल्यू मैंने बताया एच प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई एच हो गया, बी सी की वैल्यू एच मैंने समीकरण 1 से लिख दिया। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एच का वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से होगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसको आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण तो करना आता है, यहाँ पर यदि माइनस में है √3 माइनस 1 है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, √3 प्लस 1 ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, यही हर का परिमेयकरण होता है। बस हर का परिमेयकरण करने पर आपको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर आपको मिलेगा एच का वैल्यू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। यही हमें पूछा जा रहा था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट क्या होगा। ये हमारा ए वाला का आंसर हो गया, ये वाला। और बी वाला का आंसर चलिए देखते हैं। बी में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऊंचा भवन की ऊंचाई हमारा 7 मीटर दिया हुआ है,
के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये रहा, 1 मिनट। हाँ तो ये रहा आपका, देखिए ये रहा 7 मीटर आपका जो है भवन की ऊंचाई है। तो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर देख लीजिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये हमारा भवन है 7 मीटर का, ये हमारा जो भवन है 7 मीटर का, और ये हमारा केबल टावर है जो डीसी हो केबल टावर है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, उन्नयन कोण दिया गया था 60 डिग्री। तो देखिए मैंने 60 डिग्री यहाँ दिखाया। उसके बाद क्या कहा जा रहा था, सेकेंड स्टेप, सेकेंड लाइन में आपको कहा जा रहा था उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पाद का अवनमन कोण यहाँ पर मैंने दिखाया, पाद का अवनमन कोण ये हो गया 45 डिग्री, है कि नहीं। पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो ये यदि 45 है तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा ऊंचाई पूछा जा रहा है, मैंने एच मान लिया इसको, जो एच मान लिया है, ठीक है। टावर की ऊंचाई को मैंने एच मान लिया है। तो बताइए ये हमारा 7 है, यदि ए बी 7 है तो हमारा क्या ईसी भी 7 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने 7 लिखा। और ये पूरा एच माना है तो ये क्या हो जाएगा, H-7 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना, किस तरह सॉल्व किया वो आप देख लीजिए। तो माना ए बी जो है भवन है, ए बी जो भवन है, ठीक है, 1 मिनट, ए बी जो हमारा भवन है, एम सी डी केबल टावर है, जो सी डी है केबल टावर है जिसकी ऊंचाई मैंने एच माना है। भवन ए बी की ऊंचाई 7 मीटर ये दिया हुआ है। माना कि केबल टावर सी डी की ऊंचाई जो है वो एच मीटर है, मैंने मान लिया है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, केबल टावर की ऊंचाई मैंने एच मीटर मान लिया, सी डी इक्वल टू एच, ठीक है, ये सी डी इक्वल टू एच माना है। ई डी इक्वल टू लिख सकते हैं सी डी माइनस ई सी, मतलब ये आप समझ रहेंगे, इस तरह से मैंने लिखा, आपको भी इस तरह से लिखना है। H-7 हो गया, दिया है एंगल डी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल डी ए ई, ये वाला एंगल 60, और हमारा एंगल ई ए सी इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ, और नमन कौन दिया हुआ था ना, एंगल ई ए सी, ये 45 डिग्री हुआ, तो ये भी हमारा एंगल ए बी सी भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल, सॉरी, ए सी बी ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आइए समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 45 डिग्री लगा दीजिए, ये वाला त्रिभुज में एबीसी में tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, और ए बी की जगह 7 पुट कर दिया। इसको सॉल्व कीजिए तो बी सी इक्वल टू 7 आ गया। आप देख लीजिए बी सी इक्वल टू 7 आ गया हमारा। पुनः समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ए ई डी में ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज में फोकस किया तो क्या हुआ, tan 60 डिग्री लगा सकते हैं, वो हो गया डी बाई ए ई, डी बाई ए ई, और ए ई की जगह में पुट कर सकता हूँ बी सी, ए इक्वल टू बी सी है ना। ये देखिए ए ई इक्वल टू बी सी है, ये दोनों इक्वल है ना, देखिए ए ई इक्वल टू बी सी। तो बस ए ई की जगह मैंने बी सी पुट कर दिया, तो हमारा डी बाई बी सी हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 पुट कर दिया, डी का वैल्यू H-7 पुट कर दिया, और बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाले ऊपर में, देखिए बी सी इक्वल टू 7 मीटर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं बी सी इक्वल टू 7 मीटर को, और यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से बी सी इक्वल टू 7 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए तो एच का वैल्यू आ जाएगा 7√3 + 1, अतः टावर की ऊंचाई हमारा ये हो गया। बाकी ये क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस से लाया हूँ, इसको होमवर्क में ट्राई करना है। एंड मैं और एक क्वेश्चन करवा दे रहा आप लोगों को, 1 मिनट। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन आने दीजिए। चलिए ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए ये भवन की ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है। ए बी जो है वो भवन है, उससे कितना दूरी पर खड़ा है, उससे लड़का जो है 30 मीटर, लड़का का हाइट जो 1.5 मीटर है, और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। दूरी नहीं दिया हो, कुछ दूरी पर खड़ा है, मैंने यहाँ पर लड़का को खड़ा कर दिया है कि नहीं। उसके बाद क्या कहा जा रहा, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए भवन के पास जाएगा तो पहले 30 डिग्री था, पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, ये जब देख रहा है ये भवन को, तो उसका कितना था 30 डिग्री बन रहा था। जैसे जैसे पास आया, अब ई पॉइंट पर आ गया, पहले डी पॉइंट पर था, अब ई पॉइंट पर आया, तो अब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। जाहिर सी बात है पास आएंगे तो आपका उन्नयन कोण बढ़ेगा। अब क्या कहा जा रहा है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया है, मतलब ये एक्स का वैल्यू, मैंने एक्स माना, उसी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। इस पॉइंट को सी मान लीजिए,
ये देखिए ये पॉइंट छूट गया, इसको सी मान लीजिए। तो देखिए प्रश्न से भवन की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 30 मीटर, मैंने भवन की ऊंचाई को ए बी माना है जो कि 30 मीटर दिया हुआ है। लड़के की ऊंचाई सी डी इक्वल टू 1.5 मीटर देखिए, और बी एफ इक्वल टू सी ए, बी एफ इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा बी एफ जो 1.5 मीटर हो गया। माना कि लड़के द्वारा चली गई दूरी जो कि मैंने एक्स से डिनोट किया, डी इक्वल टू एक्स मीटर। अब ए एफ इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ हो जाएगा। ए एफ ये देखिए ये वाला जो है ए एफ, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी एफ हो जाएगा, जो कि 30 माइनस 1.5 की जगह तो 28.5 आ जाएगा। वही मैंने किया है, नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये तो नहीं लिखना चाहिए, चलिए। तो वही मैंने लिखा है, ए एफ इक्वल टू 30 माइनस 1.5, वो 28.5 हो गया। फिर समकोण त्रिभुज ए ट्रेंगल ए एफ ई में वो आप टेन 60 लगाइए, ए एफ बाई ई एफ हो जाएगा। टेन 60 वैल्यू √3 हो गया, और ए एफ का वैल्यू हम लोग निकाले 28.5। यहाँ से ई एफ का वैल्यू हमारा निकल गया, ई एफ का वैल्यू। पुनः समकोण त्रिभुज ए एफ डी में लगाइए, और वहां से हमारा डी एफ निकल जाएगा। फिर दोनों को क्या करना है, डी प्लस डी एफ, डी प्लस डी एफ हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा रुकिए 1 मिनट, ये हमारा डीएफ निकल गया। और डीएफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएफ हमारा कहाँ है, डीएफ को लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ, ठीक है। डीएफ को लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ, वही मैंने लिखा है, डी डी प्लस ई एफ, यहाँ ई होगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ ई होगा, यहाँ पे गलत थोड़ा लिखा गया, ई एफ, डी प्लस ई एफ। डी एफ को लिख सकते हैं डी प्लस ई एफ इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हमने डी को एक्स माना है, देखिए डी को एक्स माना है, और ई एफ हमारा 28.5 डिवाइडेड √3 आया हुआ, दोनों को जोड़िए इतना आया, यहाँ से हमारा एक्स निकल जाएगा। रूट का परिमेयकरण कर देना, हर का परिमेयकरण, यहाँ से हमारा ये हो गया एक्स का वैल्यू 19 √3 मीटर। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ बच सके, आप लोग पढ़ के भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है तो टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप ज्वाइन है तो इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अदरवाइज मैं तो आप लोग बता रहा हूँ कि आप लोग जो है एक बार खुद से कॉपी में लिखिए, तभी आप लोग को याद रहेगा। इस तरह से आपको लिखने में प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई इसके त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। ये देखिए हमारा शंकु है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, अर्धगोले का भी हमारा जो त्रिज्या है, चला गया, अर्धगोले का भी हमारा जो त्रिज्या है वो भी हमने 3.5 सेंटीमीटर लिया हुआ है, ठीक है। तो बोला क्या, अर्धगोले पर अध्यारोपित है उसी त्रिज्या का, उसी त्रिज्या का मतलब 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई देखिए, संपूर्ण ऊंचाई हमारा दिया 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो खिलौना दिख रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये पूरा जो 15.5 है और यहाँ से यहाँ 3.5 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 सेंटीमीटर। वही मैंने यहाँ लिखा है, शब्द में भी आपको लिख लेना है। 1 मिनट, इतना जल्दी फास्ट क्यों चला जा रहा। चलिए तो अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, शंकुआकार खिलौने की त्रिज्या भी हमारा, शंकुआकार खिलौने की त्रिज्या इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मैंने दिखाया कैसे ज्ञात करना। और तिर्यक ऊंचाई आपको लिखना है एल इक्वल टू √h² प्लस r², यही होता है तिर्यक ऊंचाई ये वाला। तो इसको कैसे निकालते हैं, √h² प्लस r² से निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एच आर दोनों दिया हुआ पुट कीजिए, एल का वैल्यू हमारा 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ मैंने शॉर्ट में सी एस ए लिखा है, आप लोग को पूरा लिखना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह लिख रहा है मैंने, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, और शंकु का सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा लिखना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिएगा तभी तो आएगा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का सी एस ए क्या होगा, 2πr², और शंकु का सी एस ए हमारा पाई आर एल। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो हो गया 2r प्लस एल, पाई आर इंटू 2r प्लस एल। वैल्यू पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 19.5 मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट में आपको यूनिट का भी ख्याल रखना है,
यूनिट को भी ध्यान रखना है। यूनिट क्या आएगा वो यूनिट भी आप लोग को लिखना है, अदरवाइज आप लोग यूनिट में यदि नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने हर जगह यूनिट लिखा है, बाकी कैलकुलेशन में सिर्फ यूनिट नहीं लिखा, बाकी आपको लास्ट में यूनिट लिखना होगा, ठीक है। लास्ट में यूनिट लिखे, जैसे ये क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में देता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। आयतन पूछता तो सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता सारा कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। और यदि धारिता पूछता तो उसको लीटर में जवाब देना है, ठीक है। अब कैसे लीटर में चेंज करना है वो आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मीटर में देता तो मीटर क्यूब हो जाता है यदि आपका आयतन पूछता तो। जैसे यहाँ पर आपका क्षेत्रफल फिर से पूछा जा रहा है। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, देखिए खोखले अर्धगोले, ये हमारा अर्धगोला हुआ, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, ये भी खोखला बेलन है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 ले लिया त्रिज्या। और इसी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ये देखिए 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार है जैसे पहले बताया था, इसमें आपका एक अर्धगोला था और एक शंकु था। इसमें एक अर्धगोला है और एक आपका बेलन है। तो बस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई हमारा 13 है और ये 7 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, मतलब बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया। एच इक्वल टू 13 - 7 डिवाइडेड बाई, सॉरी 13 - 7 डायरेक्ट लिखना, तो वो एच हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या भी वही हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का सी से प्लस अर्धगोले का सी से, लेकिन आपको पूरा लिखना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ से आप फॉर्मूला पुट कीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। तो बाकी ये क्वेश्चन मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुआं किस आकार का होगा, बेलनाकार, तो बेलनाकार आप दिखा दीजिएगा। उसका हाइट आपका क्या है, जो गहरा है मतलब हाइट क्या हो गया, ये हमारा 20 मीटर हो गया, और ब्यास दिया मतलब त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। उस तरह से आप एक बेलन दिखा दीजिएगा और उसमें से क्या मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना वाला एक चबूतरा, चबूतरा किस आकार का होगा, वो घनाभा का। तो फिर एक घनाभ भी बना दीजिएगा, ठीक है, घनाभ जिसका आपको आपका दिया गया क्या, लंबाई और चौड़ाई दिया गया, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए कैसे बनाते हैं। बेलनाकार कुएं की त्रिज्या 7/2 मीटर हो जाएगा, गहराई आपको दिया है एच इक्वल टू 20 मीटर, घनाभाकार चबूतरे की लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई भी दिया हुआ, ऊंचाई को मैंने कैपिटल एच माना है। कैपिटल एच क्यों माना है, क्योंकि स्मॉल एच का यूज मैंने ऑलरेडी कर चुका है यहाँ पर बेलन की बेलनाकार कुएं की गहराई को दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, जब भी बोला जाएगा कि इस आकार को, जैसे यहाँ बेलनाकार आकार को घनाभाकार आकार में चेंज कर दिया गया है, तो जब भी इस तरह आकार में परिवर्तन होगा तो आपको क्या करना, आयतन को इक्वेट कर देना। इसलिए मैंने देखा लिखा, इसलिए आयतन को इक्वेट कर दिया, देखिए। इसलिए घनाभाकार चबूतरे का आयतन इक्वल टू बेलनाकार कुएं का आयतन। बस फॉर्मूला पुट कीजिए, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और दोनों एच आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग, इसलिए मैंने अलग अलग साइन लिखा, इसके लिए कैपिटल एच, इसके लिए स्मॉल एच। तो यहाँ से एच निकल जाएगा कैपिटल एच, जो कि हमसे पूछा जा रहा था। सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 2.5 मीटर आएगा, यही आंसर हो गया। बाकी ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल वाला यहीं तक था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग छिन्नक। छिन्नक से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो छिन्नक है वो इस तरह से आपका जो है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है, मैंने ऊंचाई लिखा, और जो R2 है मतलब छोटा त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, जो R1 है वो 20 सेंटीमीटर बड़ा त्रिज्या। तो इसको पहले क्या निकालना, धारिता निकालना। जितना धारिता आ जाएगा तो 20 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर का आपका दाम है 20 रुपए, तो कितना लीटर धारिता आ गया उसको 20 से मल्टीप्लाई करके हमारा मूल्य निकल जाएगा पूरा। चलिए देखते हैं। R1 मतलब जो बड़ा वाला त्रिज्या है उसको 20 सेंटीमीटर लिखा, R2 हमारा छोटा वाला त्रिज्या, और H 16 सेंटीमीटर दिया। छिन्नक यानी बर्तन का आयतन हम मैंने लिख दिया, आयतन का फॉर्मूला क्या, तो 1/3 पाई एच इंटू स्मॉल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से आया 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए बर्तन की धारिता क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं,
एक्चुअल में 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, वो आप जानते ही होंगे। तो धारिता हम लोग 1000 से डिवाइड करके 10.44992 लीटर हो गया। तो इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो क्या होगा, 10.45 लीटर। अब मैंने धारिता निकाल लिया, तो 1 लीटर का दाम है 20 रुपए। तो 10.45 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 209 रुपये निकल जाएगा दूध का मूल्य। तो यही हमसे पूछा जा रहा था। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुर्की टोपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की टोपी वाला और अभी जो गिलास वाला बताया मूल्य निकालना है दूध का मूल्य, वो भी इंपॉर्टेंट है। और तुर्की टोपी वाला, तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, इस चैप्टर से, जो कि तीनों क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। एक, तुर्की टोपी शंकु के आकार या छिन्नक क्या है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जो कि मैंने दिखाया, मतलब बड़ा वाला त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर, छोटा वाला त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खुला त्रिज्या मतलब समझ रहे ना, इसके खुले सिरे की मतलब यहाँ से पहनते हैं ना तो ये खुला ही रहेगा। और ऊपरी सिरे के यहाँ पर बंद रह भी सकता है, बंद रहेगा, ठीक है, यहाँ से बंद रहेगा, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, प्रयुक्त पदार्थ के क्षेत्रफल मतलब इस छिन्ना का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो बस R1 इक्वल टू दिया हुआ, R2 इक्वल टू दिया हुआ, L दिया हुआ। तुर्की टोपी छिन्नक बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाए, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, क्योंकि ये बंद है यहाँ पर, है ना। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो छिन्नक का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो कि पदार्थ मतलब कितना पदार्थ की जरूरत पड़ेगा बनाने में, वो निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छिन्ना का वक्र प्रिंसिपल पाई एल इंटू R1 प्लस R2, और ऊपरी सिरे यानी ये हमारा क्या है, ये देखिए ऊपरी सिरे किस आकार का है, किस आकार का, ये हमारा सर्कुलर है ना, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका त्रिज्या R2 है, इसलिए पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, 4972 डिवाइडेड बाई 7। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 700 और 2/7, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये 7 है, यहाँ पर 710.2/7, ये 7 है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ सिर्फ 40 रुपये प्रति लीटर बोल दिया गया है, बाकी सेम टू सेम है जो पहला क्वेश्चन करवाए थे। 40 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला पानी पीने वाला गिलास, जो मैं तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग करके दिखा दे रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया, ये आप देख के समझ लीजिए। आप लोग, टाइम की कमी है थोड़ा मेरे पास भी, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। आप देख के समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, आप देख के समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने तीनों क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये देखिए एल हमारा दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल होता है ना। इसके विरुद्ध सिरों के परिमाप 18 एंड 6, मतलब R1 हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, R2 हमारा 6 हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो देखिए सब कुछ मैंने लिख लिया, सब कुछ मैंने लिख लिया। परिधि दिया हुआ, सॉरी, परिमाप दिया हुआ ना, हाँ परिमाप दिया हुआ मतलब परिधि दिया हुआ। तो 2 पाई R2 का वैल्यू दिया 6, तो यहाँ R2 का वैल्यू हमारा 21/22 आ गया। उसी तरह 2 पाई R1 का वैल्यू दिया 18, यहाँ से R1 हमारा 9/पाई आ गया, ठीक है। R2 को लिख सकते 3/पाई, यहाँ आप 22/7 पुट मत कीजिए, 2 पाई R2 है ना, तो R2 का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा 3/पाई, डायरेक्ट निकल जाएगा ना, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, मैंने पुट कर दिया, आपको पुट नहीं करना। R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6/2 पाई, 6/2 पाई मतलब 3/पाई। वही देखिए सॉल्व करने के बाद वही आया ना। और R1 का वैल्यू हमारा उसी तरह मैंने सॉल्व किया तो 9/पाई आया, देखिए R2 का वैल्यू 3/पाई और R1 का वैल्यू 9/पाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, यहाँ से सॉल्व किया तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए जो आपका सांख्यिकी चैप्टर है उसमें आपका पूछा जाएगा ये माध्यक और आपका माध्यक और बहुलक, ये दो ही इंपॉर्टेंट है। माध्यक से कम क्वेश्चन आता है, तो आप सीख लीजिए कि बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। तो माध्यक या बहुलक दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुलक निकालने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आपका जो है दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो आपको इस तरह टेबल में आप लोग लिख लेना, मैंने टेबल में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर अधिकतम बारंबारता क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन रहता है इस सब में। तो मैंने लिख दिया चूंकि यहाँ अधिकतम बारंबारता इक्वल टू 15 है, तो बहुलक वर्ग ये हो गया, देखिए इसके साइड में कौन है, बहुलक वर्ग ये हो जाएगा, वर्ग अंतराल 30 to 40 वाला।
तो लिख दिया बहुलक वर्ग इक्वल टू 30 to 40। अब देखिए यहीं से सारा कुछ आप लिख सकते हैं। जो नीचे वाला है एल इक्वल टू हमारा 30 हो गया, एच इक्वल टू क्या हो गया 40 में 30 घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 40 माइनस 30 कीजिएगा, बड़ा में छोटा को घटाइए तो एच इक्वल टू हमारा 10 हो गया, इसी को एच बोला जाता है। F1 क्या हो गया, F1 यही हो गया जो कि हम लोग बारंबारता लिखे था, देखते हैं बारंबारता, F1 हमारा 15 हो गया। F0 क्या हो जाएगा F1 के जस्ट पहले वाला 8 है ना, F1 के जस्ट पहले वाला ये 8 हो गया हमारा F0। F2 क्या हो जाएगा 15 के जस्ट नीचे वाला। F1 आप निकालने सीख गए ना, अधिकतम बारंबारता जो है वही F1 हो गया, F1 के ऊपर वाला F0 हो जाएगा, F1 के नीचे वाला हमारा F2 हो जाएगा, बस इतना लिख लिए। तो फॉर्मूला में पुट कर दीजिए जो बारंबारता का फॉर्मूला है, सॉरी बहुला का जो फॉर्मूला है। इतना पढ़ाने पढ़ाते ना आपको क्या हो गया, मैं बहुला को बारंबारता बोल दे रहा हूँ। मैं खुद 4 बजे सोया हूँ आप लोग के लिए ये सब बना रहा था, ठीक है, इसकी वजह से मेरा नींद भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना करना कंपलसरी था तो इसलिए मैंने किया, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे। तो इसलिए बहुलक इक्वल टू देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। इसमें पुट कीजिए वैल्यू, सारा वैल्यू तो मैंने लिख ही दिया है ना, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर बना 35.384 आंसर आ जाएगा। तो बहुलक निकालने सीख गए, इतना ही इजी रहता बहुलक, एक बार आप लोग को समझना बस आराम से 5 मार्क्स उठा सकते हैं। चलिए अब माध्यक सीख लीजिएगा, ये दोनों आप लोग के लिए होमवर्क ट्राई कीजिएगा बहुलक निकालने का, माध्यक का भी सिखाऊंगा। अभी ये भी आप लोग को होमवर्क रहेगा माध्यक वाला, अभी सिखाऊंगा माध्यक कैसे निकालना है, बहुलक तो सिखा दिया, बहुलक आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब एक माध्यक का भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि माध्यक यदि आ जाएगा तो आप इस तरह से टेबल बनाना, पहले वर्ग अंतराल लिखना, फिर बारंबारता लिखना, फिर वर्ग चिन्ह लिखना, फिर एफ आई एक्स आई, बारंबारता को एफ आई बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई, फिर एफ आई एक्स मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना। चलिए कैसे लिखना है, ये वर्ग अंतराल बारंबारता तो दिया रहेगा, मैंने दिया हुआ है जो लिख लिया, और नीचे आपको योग लिखना टोटल, ये सबको जोड़िए बारंबारता टोटल जोड़िए तो आपका सिग्मा एफ आई इसको लिखते हैं, सबको जोड़ने पर सिग्मा एफ आई, ये जो एफ आई है ना तो इसको ऐड किए, मतलब सिग्मा मतलब होता है कि सभी को ऐड करने के बाद जो आया, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 20 आएगा, सबको ऐड कीजिए 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 तो 20 आ जाएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ना है, वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करके लिखना है, तो इस तरह आ गया। एफ आई एक्स आई मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, तो इस तरह से आपको लिखना है। और फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ने के बाद 162 आ जाएगा। और माध्य का फॉर्मूला इसलिए माध्य एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। आप लोग बहुत सारा तरीका सीखे होंगे, आपको जो भी तरीका यूजफुल लगे, जो आपको इजी लगे उस तरीका को यूज कर सकते हैं, जब तक कि कहा ना जाए कि इस तरीका से आप इस तरीका को यूज करते हुए निकाले माध्य, यदि वो कहा जाएगा तब तो आपको उसी तरीका को यूज करना होगा, बाकी यदि आपसे नहीं कहा जाता है तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो 162 डिवाइडेड 20 होगा तो 8.1 हमारा आंसर हो गया। तो माध्य निकालने सीख गया, बहुलक निकालने आपको सिखा दिया, अब एक माध्यक निकालने सीख लेते हैं, माध्यक निकालने का तरीका। तो पहले माध्यक निकालने का तरीका सिखा देता हूँ, ये रहा माध्यक निकालने का मैंने तरीका, ये जो आपको दिया गया है वर्ग अंतराल बारंबारता, इसका आप लोग माध्यक निकालना है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता तो सिंपली लिख लेना जैसे दिया हुआ, तो मैंने सिंपली लिख लिया जैसे दिया हुआ। अब एक आता है संचय बारंबारता जिसको सीएफ बोला जाता है, संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए ये 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस ऐड करते जाना, ये 2 प्लस 3 ये दोनों को जोड़ना है, 2 प्लस 3 हमारा 5 हो गया, फिर 5 प्लस 8 करना है 13 हो गया, 13 प्लस 6 करना है 19 हो गया, 19 प्लस 6 करना है 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30। समझ रहे हैं, संचय बारंबारता निकालने बहुत कोई निकाल ही नहीं पाते, संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं। तो संचय बारंबारता पहले तो ये 2 है, फर्स्ट वाला को लिख लेना, फर्स्ट वाला को यहाँ पर जो दिया हो वही लिख लेना, यहाँ पर बारंबारता में फर्स्ट में क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद क्रॉस जोड़ते जाना, 2 प्लस 3 5 हो गया, फिर 5 प्लस 8 13 हो गया, फिर 13 प्लस 6 19 हो गया, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, यहाँ पर लास्ट में जो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एन, तो यहाँ चूंकि एन इक्वल टू 30 हो गया तो सबसे पहले आपको एन बाई 2 निकालना है, क्यों निकालना अभी बताऊंगा। एन बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 बाई 2 मतलब 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 से जस्ट बड़ा क्या है, संचय बारंबारता में आप फोकस कीजिए, 15 से जस्ट बड़ा क्या है, 19 दिख रहा होगा, तो 19 के यहाँ पास में जो वर्ग अंतराल है वही हमारा जो होगा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि एन बाई 2 पहले निकाले, एन बाई 2 निकाल लीजिए, उसके बाद संचय बारंबारता में देखिए
यहाँ पर 15 है ना, जो भी आएगा n/2 जो भी आएगा तो देखिएगा n/2 से जो बड़ा है, जस्ट बड़ा, n/2 हमारा 15 है, 15 से जस्ट बड़ा 19 दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया मध्यक वर्ग। इसलिए मध्यक वर्ग देखिए मैंने यहाँ लिखा 55 to 60। जैसे बहुलक वर्ग निकालते हैं जो कि ज्यादा मतलब अधिकतम बार बताइए इसमें रहता है वो बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। और CF इसमें देखिए कि n/2 निकाले, n/2 मतलब फिर CF की ओर चलते हैं, संचय बारंबारता की ओर। n/2 से जो बड़ा है, जस्ट बड़ा 19 है, बड़ा तो ये भी है 25, 28, 30 भी बड़ा है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा देखना है, तो ये हमारा 19 हो गया। तो इसलिए मध्यक वर्ग हमारा 55 to 60 वाला हो गया। देखिए अब यहीं से सारा कुछ लिखना है, इसलिए L इक्वल टू 55 जो लोअर लिमिट आपका 55 हो गया, H इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस बताए थे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पास में जो बारंबारता है 6 है ना, तो बारंबारता 6 हो जाएगा ये। और CF क्या लिखना है, इसके जस्ट पहले वाला को CF लिखना, 13 है इसके 19 के जस्ट पहले वाला 13, इसके जस्ट पहले वाला को CF लिखना, बस। उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूला में और आंसर पाइए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, माध्यक इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड F इंटू H। इसमें पुट किया तो 56.67 आंसर आ गया। तो मैंने माध्यक भी निकालने सिखा दिया, बहुलक भी निकालने सिखा दिया। ये दो ही तरीका आपको सीखना, माध्यक और बहुलक। चलिए और एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवा देता आप लोग के लिए। ये उल्टा क्वेश्चन है, इसमें माध्यक दिया हुआ है तो x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ x है यहाँ y है, तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है, तो मैंने लिख दिया है। योग टोटल दिया हुआ 60, देखिए टोटल योग दिया हुआ, इसमें योग टोटल 60 दिया हुआ, चलिए 60 लिख दिया। संचय बारंबारता निकालने का तरीका सिखाया कि ये पहला वाला एज इट इज लिख लेना, ठीक है, एज इट इज मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या क्रॉस जोड़ना है, 5 प्लस एक्स यहाँ पर लिख दिया, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स हो गया। फिर ये दोनों को क्रॉस जोड़ना है, क्रॉस जोड़ते जोड़ते हमको ये मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 60 दिया हुआ, यही तो n होता है ना, ये एक्चुअल में n क्या होता है, देखिए टोटल हमारा 60 दिया हुआ, वहां पर दिया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ तो n यही दिया हुआ, मतलब n यहाँ पर दिया है, क्योंकि n इक्वल टू 60 हो गया। मतलब क्या हुआ है, जो हम लोग लास्ट में जोड़े थे वही तो n आया था ना, एक्चुअल में यही n आया था ना। मैं नीचे दिखा देता हूँ जो बनाया था, यही तो लास्ट में संचय बारंबारता का लास्ट में जो आया था उसी को n कहेंगे, उसी को n कहते थे। तो यहाँ पर संचय बारंबारता को जोड़ने पर लास्ट में क्या आया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो वही हमारा n हो जाएगा। n का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने 45 प्लस एक्स प्लस वाई पुट किया, यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया 15, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए माध्यक क्या हो गया, माध्यक दिया हुआ 28.5, तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक किसके बीच में, 20 to 30 के बीच में, तो माध्यक वर्ग हमारा 20 to 30 वाला हो गया। यहाँ से L H F C F सब निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला पुट कीजिएगा, माध्यक की जगह आपको 28.5 पुट कर देना है, और यहाँ से आपको x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, x का वैल्यू 8 निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में x का वैल्यू पुट कर देना, तो आपको y भी निकल जाएगा, तो x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया, कम टाइम आप लोगों को लेने की कोशिश किया, एंड आप लोग तो एक बार कर ही चुके हैं, तो इसका PDF भी हो सकता है मैं आप लोग दे दूंगा, लेकिन आप लोग लिखिए खुद से। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से लिखेंगे तभी प्रैक्टिस एक बार हो पाएगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे। तो मैंने ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को ऑलरेडी करवा चुका अच्छी तरीके से, एंड जो सब्जेक्टिव है 5 मार्क्स वाला वो भी करवा दिया। तो आई होप अब आप जो है 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं, जैक बोर्ड में फाड़ के रख दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए आज के लिए इतना ही।